आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 300 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है और इनकी तमाम फ्लोशीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मोर देन 20 टॉपिक्स को भी डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि आप जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते तो हम आपको बता देंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर मालूम किए जाते हैं। और हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले की बात भी बता देते हैं। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी तब ये स्ट्रक्चर्स कैसे मालूम किए जाते थे। 1945 से पहले जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे उनका स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। और इन दोनों के रिजल्ट्स की बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर मालूम किए जाते थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को मालूम करने का काम प्रैक्टिकली कैसे होता था ये भी समझ लेते हैं। तो एक वो कंपाउंड्स होते थे जिनके स्ट्रक्चर्स मालूम होते थे और जिनके स्ट्रक्चर्स मालूम करने होते थे उनको एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में से गुजारा जाता था और कन्वर्ट किया जाता था एक नॉन कंपाउंड के अंदर जिसका स्ट्रक्चर पहले से मालूम होता था। या फिर जो न्यू कंपाउंड्स थे उनकी सिंथेसाइजेशन जो है, जो उनके बनाने का अमल है, वो उन रिएक्टेंट्स से किया जाता था जिनके स्ट्रक्चर्स पहले से मालूम होते थे। तो स्ट्रक्चर हासिल करने के ये जो तरीके थे, एक तो टाइम कंज्यूमिंग थे और दूसरा ये नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। तो कंफर्मेशन भी नहीं थी कि ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है। तो इसके बाद फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने जन्म लिया। पिछले 50 सालों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हुआ। और कैसे हुआ? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर के ज़रिए हुआ। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जब अप्लाई किए गए एनालिसिस के लिए और स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए, तो ये इनकलाब शुरू हुआ। और इसके अलावा ये जो मेथड्स हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, इनके मेजर एडवांटेजेस हैं मोस्ट केमिकल मेथड्स के ऊपर। और वो ये हैं कि एक तो ये ईजियर हैं और फास्टर हैं, क्योंकि जो इससे स्पेक्ट्रोस्कोपी का से पहले का जो ज़माना था उसके अंदर एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन किया जाता था और वो टाइम कंज्यूमिंग था। इसके हिसाब से ये फास्टर भी हैं और ईजियर भी हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और चाहे उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, या हमारे पास उस सैंपल की एक बहुत ही थोड़ी सी मिकदार ही क्यों ना हो, फिर भी वो उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि जो मटेरियल हम इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और उस मटेरियल को हम रिकवर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर शामिल है अल्ट्रावायलेट विजिबल, और इसके अलावा इंफ्रारेड, इसके अलावा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स का, और इन मेथड्स की जो बेसिस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप ऑर्डिनरी वाइट लाइट को ज़रूर जानते होंगे। ये भी एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। और इस ऑर्डिनरी वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो कलर्स का एक स्पेक्ट्रम हासिल होता है, जो कि यहाँ
यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। लेकिन दिस विजिबल लाइट, जो हम ये ऑर्डिनरी वाइट लाइट की बात कर रहे हैं, ये एक स्मॉल पोर्शन है इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, और इसके अलावा भी कुछ है, उसको भी देखते हैं। तब हम पहुंचेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। प्रिज्म के अंदर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा एपिसोड देखा, और यहाँ पे आप इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, फुल स्पेक्ट्रम, उसके अंदर और भी रेज वेव्स शामिल हैं, और इसमें शामिल है हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज से लेकर लो एनर्जी रेडियो, जिसको हम रेडार वेव्स भी कहते हैं। ये सब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर शामिल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू एच वी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फुल स्पेक्ट्रम में आपने हाई एनर्जी कॉस्मिक वेव्स से लेके लो एनर्जी रेडियो वेव्स तक वेव्स देखी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट वेवलेंथ रीजन्स हैं उसके अंदर शामिल है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन्स। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं इन मेथड्स के अंदर, तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स मालूम करने होते हैं उनको कांटेक्ट करवाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ ही। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये इन रेडिएशंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब एक मॉलिक्यूल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। जैसा कि हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। किस तरह की होगी? एक तो उस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन हो सकती है या फिर बॉन्ड वाइब्रेशन हो सकती है, और इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं ये दो किस्म के काम कर सकती हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको प्रमोट करके हाई एनर्जी लेवल तक ले जा सकती हैं, इसके अलावा बॉन्ड को भी तोड़ सकती हैं, बॉन्ड क्लीवेज कर सकती हैं। हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि उनकी एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो अब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होगा, इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगी। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एज अ रिजल्ट हमें एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल होगा, और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास नॉन कंपाउंड्स का भी मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे, जो वेवलेंथ वो न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ को हम नॉन कंपाउंड की वेवलेंथ के साथ मैचिंग करेंगे, और तब हमें आइडिया होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है। और यही वेवलेंथ्स की आपस में जो मैचिंग की टेक्निक है यही इस्तेमाल होती है अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कांटेक्ट होगा तो इसके नतीजे में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। किस तरह की? एक तो मॉलिक्यूलर रोटेशन हो सकती है या बॉन्ड वाइब्रेशन हो सकती है, और बॉन्ड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे ये सिर्फ उसी वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे जो इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बन सकती हैं, और बाकी को ये अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि उनकी एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो अब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होगा, इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगी।
जब ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एज अ रिजल्ट हमें एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल होगा, और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास नॉन कंपाउंड्स का भी मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे, जो वेवलेंथ वो न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ को हम नॉन कंपाउंड की वेवलेंथ के साथ मैचिंग करेंगे, और तब हमें आइडिया होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है। और यही वेवलेंथ्स की आपस में जो मैचिंग की टेक्निक है यही इस्तेमाल होती है अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर।